एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने शादी जैसे बंधन को गैर जरूरी करार देते हुए बहस छेड़ दी है। और एक इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने कहा है कि शादी अब आउटडेटेड हो गई है। इसे लेकर महिला संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं संतों ने भी खुलकर इसकी निंदा की है। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बॉलीवुड अदाकारा और राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने शादी को लेकर अपने विचार रखे, जिसने मीडिया में एक बहस छेड़ दी है। 77 साल की जया बच्चन ने कहा कि शादी का कंसेप्ट आज की पीढ़ी के लिए पुराना पड़ चुका है। वो नहीं चाहती कि उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा शादी करें। आज के युवा बेहद समझदार और आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वो अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। पारंपरिक सोच का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। जया बच्चन के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। दिल्ली महिला कमीशन की पूर्व चेयरपर्सन बरखा सिंह ने उनके बयान की निंदा की है। जया बच्चन जी ने एक बयान दिया है कि अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि नव्या जो है वो शादी करे। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन्होंने शादी क्यों करी थी। वहीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह का कहना है कि जया बच्चन फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं। तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, क्योंकि ये वो फ्रस्ट्रेशन की शिकार है। क्योंकि ना वो घर से संतुष्ट है, ना वो अपने कैरियर से संतुष्ट है, ना वो सामाजिक अपने एनवायरमेंट से संतुष्ट है। तो मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलती है तो उनकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट योगिता बयाना का कहना है कि ये उनकी अपनी सोच है कि शादी अब एक पुरानी परंपरा बन गई है। जया बच्चन जी का अपनी नातिन की शादी को लेकर मीडिया को जो जवाब आया है कि ये एक पुरानी परंपरा है या एक आउटडेटेड रिचुअल, आई थिंक वो उनकी सोच है और हमें उनकी सोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने तरह से जीने का अधिकार है। वहीं जया बच्चन के बयान पर संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को लेकर ऐसे बयानों में युवाओं में गलत संदेश जाएगा। तो उन्होंने शादी क्यों की थी? आज उनकी पहचान उनकी वजह से नहीं है, उनके पति की वजह से उनकी पहचान है। समाज संसद में बैठ करके ऐसे लोगों को उलूल जुलूल बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश जाए। वैसे जया बच्चन किसी समाज की आइडियल नहीं है। शादी विवाह एक संस्कार है, पीछे की बात नहीं रह गई है, पुराने जमाने की बात नहीं रह गई है। आप जैसे लोग जो कि अमिताभ बच्चन सनातन धर्म और नीति और कानून को मानने वाले लोग हैं, उनकी पत्नी इस तरह की बात करेंगी तो समाज आपसे क्या प्रेरणा लेगा। वहीं धर्म रक्षा संघ का कहना है कि भारतीय संस्कृति सम्मिलित परिवार की संस्कृति है। विवाह प्राचीन परंपरा का बहुमूल्य अंग है। जया बच्चन को सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। योगी कैबिनेट की बैठक में आज 20 प्रस्ताव पास हुए हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर संग्रहालय, बागपत में योग केंद्र, चंदौली में 4 लेन सड़क, खेल नियमावली में संशोधन, जेल मैनुअल में सुधार भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 14 जिले अस्पतालों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। विकसित यूपी 2047 के विजन के तहत राज्य के हर जिले में होगा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव मंजूर हुए। व्यापारियों को एसजी, एसटी और स्टाम्प ड्यूटी में छूट, अयोध्या में भव्य मंदिर संग्रहालय, बागपत में योग केंद्र, चंदौली में 4 लेन सड़क, खेल नियमावली में संशोधन, जेल मैनुअल में सुधार शामिल है। अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय बनने जा रहा है। अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने के लिए टाटा को 25 एकड़ जमीन दी गई थी। अब नई 52 एकड़ नजूल जमीन टाटा को दी जाएगी। मंदिरों की जानकारी इस म्यूजियम में होगी, जो कि विरासत को संजोए रखेगी। केपी मोड़ पे हो रहा है, टाटा सन्स उसमें सहयोगी है और एक बहुत अच्छा प्रयास है कि कोई अयोध्या जी आए रामलला का दर्शन करने के लिए, तो 1 सप्ताह अयोध्या में बिताए, इस प्रकार का प्रबंध। सर, कुल 20 प्रस्ताव पास हुए। आज 20 प्रस्ताव।
योगी कैबिनेट की बैठक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की एक कंपनी को लाभ मिला। बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाने के लिए निःशुल्क भूमि दी जाएगी। बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पास हुए हैं प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए। खासकर अयोध्या धाम में रामायण संग्रहालय, एक विशाल रामायण संग्रहालय जो भारत की सनातन संस्कृति से दुनिया को परिचय कराएगा। और मेरठ में एक बड़ा योग साधना केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ढेर सारे विषयों पर आज चर्चा होकर के प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोगों ने प्रतिबद्धता दोहराई है और प्रदेश नंबर 1 पर डेवलपमेंट के मोर्चे पर, लाइन ऑर्डर पर पूरे राष्ट्र में रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 14 जिलों अस्पतालों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। विकसित यूपी 2047 के विजन के तहत राज्य के हर जिले में होगा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी के कड़े निर्देशों के बाद में अवैध तौर पर रह रहे रोहिंग्या और साथ ही बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोहिंग्याओं को लेकर दाखिल याचिका पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई यहां पर गैर कानूनी तरीके से आया है तब भी आप उनके लिए रेड कारपेट चाहते हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी ने यूपी में रह रहे बांग्लादेशियों को तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। लखनऊ में बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी निपुण अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस टीम ने इन इलाकों की सघन जांच की। साउथ जोन में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर चेकिंग की। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है जिसमें कि एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसमें जो लेबरर काम करते हैं उनकी बस्ती और साथ ही साथ जितनी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास में जितनी भी झुग्गियाँ हैं उसमें हम लोग वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। इनके पास से इनके आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि को चेक करा जा रहा है। एयरपोर्ट और निर्माणाधीन साइट्स के पास बनी बस्तियों में रह रहे लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए। कई लोगों के आधार कार्ड असम के मिले हैं। उनके असम के मूल निवासी होने की पुष्टि करने के लिए वहां की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। लोग का आधार कार्ड कामरूप डिस्ट्रिक्ट और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम का पाया गया है, जिसमें कि हम वहाँ के लोकल थाना अध्यक्षों से पत्राचार करके एक बार फिजिकली भी इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये वहाँ के मूल निवासी हैं या नहीं है। और कुछ अनियमितताएं पाई जाती है तो इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं को लेकर दायर याचिका पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि आप जानते हैं वे घुसपैठिए हैं। भारत के उत्तरी बॉर्डर बहुत संवेदनशील है। आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर कोई यहाँ गैर कानूनी ढंग से आया है तब भी आप उनके लिए रेड कारपेट चाहते हैं। वे सुरंगों के जरिए घुसते हैं और फिर आपके खाने, निवास के अधिकारी, बच्चों की शिक्षा आदि के अधिकारी हो जाते हैं। क्या हम कानून का दायरा इस तरह खींचना चाहते हैं? पूरे यूपी में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। सीएम योगी के साफ निर्देश है कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और वहीं एसआईआर को लेकर सियासी पारा भी आई है। अखिलेश का कहना है कि सरकार एसआईआर के नाम पर अपनी नाकामी को छिपा रखी है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने एसपी कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है कि एसआईआर के बहाने सरकार सिर्फ वोट काटने का मिशन बना रही है। विपक्ष के वोटों पर सरकार की नजर है। 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है।
विपक्ष को यही समझ में नहीं आ रहा, विशेष करके इस देश के जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उनके समझ में नहीं आ रहा। देखिए, देश में 2 जगह कहीं भी नाम है तो एक जगह होना है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इसको हिंदू और मुस्लिम के नजरिया से भी नहीं देखना चाहिए। इसमें हिंदुओं के भी बहुत नाम कटेंगे और मुसलमानों के भी नाम कटेंगे। ये तो तरीका निकालते हैं कि लोगों को कैसे वोट काटे जाएं। तो अब जिसका वोट नहीं होगा, इन्होंने कहा कि ये नागरिकता की पहचान है, जिसका वोट नहीं है वो नागरिक नहीं। मान लो आपने गलती से फॉर्म नहीं भर पाया, आपके बाप दादे 7 पुश्तों से यहाँ रह रहे, फॉर्म नहीं भरवाया तो आप नागरिक नहीं। नागरिक नहीं है तो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं तो सरकार खिलाफ है तो आपको बांग्लादेश में भेज दे, पाकिस्तान में भेज दे या सिंगापुर में भेज दे। एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते लोकसभा में कामकाज नहीं हो सका और कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। संसद के शीतकालीन सत्र में जहां विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार विपक्षी नेताओं के संपर्क में है। आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे, आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एसआईआर बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इससे बचना चाहती है। एसआईआर क्योंकि तमाम बेलों मर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि बिहार में बड़ी हार के बाद विपक्ष बौखला गया है। ये मुद्दा उन्होंने पहले भी बनाया था, संसद में उठाया और संसद के बाहर भी उठाया था। जब बार बार वो जनता के द्वारा प्रत्याख्यित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनके मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पे सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए। वहीं एसआईआर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि वोटर लिस्ट में अब कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। कांग्रेस, एसपी और टीएमसी के सत्ता में आने का सपना अब सपना रह जाएगा। मंत्री ओपी राजभर ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी और जो तथाकथित इंडी गठबंधन है या एसआईआर प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहां इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया है और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा। ये तो अनवरत विरोध कर रहे हैं। बिहार में विरोध करके देख लिए, फिर इसमें भी विरोध करके जो 12 राज्यों का है उसको भी देख लेंगे। देखिए, चुनाव आयोग जो मृतक है वोटर लिस्ट में 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के मृतक का नाम है, उसको निकाला जा रहा है। गाँव से लोग शहर में जाके बस गए हैं, वहाँ वोटर लिस्ट में नाम करा लिए हैं, गाँव में भी है, तो एक जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी संसद में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। वहीं बीजेपी का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूर संचार विभाग के आदेश पर बार पलटवार जारी है। विपक्ष ने जहां निगरानी और जासूसी के आरोप लगाए,
वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है। एसपी कांग्रेस ने सवालों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश को लेकर जमकर सियासी विवाद हो रहा है। विपक्ष ने अनचाही निगरानी और जासूसी जैसे आरोप लगाए तो सरकार की तरफ से सफाई भी आ गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपल्सरी नहीं है। कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि संचार साथी ऐप निजता का हनन है। सरकार का संचार साथी ऐप का फैसला डिक्टेटरशिप वाला है। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. वहीं बीजेपी के सांसद शशांक मनी ने सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि इससे बढ़ते साइबर अटैक को रोकने में मदद मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं तो आईआईटी का हूं, तो मैं समझता हूं किस प्रकार का साइबर अटैक्स हो रहे हैं, किस प्रकार की डेटा पिरेसी भी हो रही है बाहरी पायलटों की दौरान। तो मैं समझता हूं कि इस संचार ऐप से लोगों में जो एक तरह से एक सिक्योरिटी की भावना है वो भी बढ़ेगी, हमारे डेटा भी पलायन नहीं होगा और हर तरीके से जो नागरिक का एक तरह से रक्षा होनी चाहिए वो डिजिटल माध्यम से होगी। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। संचार साथी ऐप के मोबाइल में अनिवार्य होने करने पर जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया, वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि इसे इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। इस पर प्राइवेसी पर एक छेड़छाड़ है और लोगों की जो स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता पर, हमारी स्वतंत्रता पर हमला है। Not study the issue in full detail, but common sense tells me that these apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling, but I need to look a little more as to what the logic is of the government. In fact, the government should explain all this to the public. दरअसल केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था। फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और कहा कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे एक जासूसी ऐप बताया है जिस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में मनी कंट्रोल का यूपी टेक नेक्स्ट कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। कॉन्क्लेव में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पर चर्चा की गई। और इस दौरान यूपी के इलेक्ट्रॉनिक मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि यूपी को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। केंद्र की सेमीकंडक्टर नीति उत्साहजनक है और राज्य को टैरिफ को लेकर कोई चिंता नहीं है। आप मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है 3300 करोड़ का HCL और फॉक्सकॉन का, तो उससे बात शुरू करते हैं। अभी वो जो इन्वेस्टमेंट की जो बात है, जो 3700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, वो उसकी अभी क्या, वहां हम कहां तक पहुंचे और किस स्टेज पर है अभी वो? जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी में है कि अभी जो कैपिटल मनी है उसका 50% भारत सरकार देगी।
पहले हमने तय किया था कि जितना भारत सरकार देगी उसका 50% हम देंगे, तो एक तरीके से 75% था, लेकिन HCL फॉक्सकॉन को हमने 60% दिया। लगातार इसमें एक नया और व्यापक रूप देने के लिए काम कर रहे हैं और नए नए ढंग से कोऑपरेटिव में छोटी छोटी पूंजी कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठी करके बड़ी पूंजी बनाना, फिर उसके बाद उसके माध्यम से बड़ा काम खड़ा करना और उसके बाद पूंजीपतियों को एक तरीके से टक्कर देना। तो ये कोऑपरेटिव का अपना मॉडल है।